हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में सैम्पल पेपर सीबीएसई क्लास 10th 2024-25 सेक्शन डी पार्ट 2 डिस्कस करूंगा। मतलब सेक्शन डी का इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया था और रिमेनिंग 3 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये सारे जो 3 क्वेश्चंस हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनका लेवल भी अच्छा है। देखिए एक चीज़, आप अपना क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर अगर करेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उस समय अगर आप अपना कंसेप्ट क्लियर करते हो तो आपका जो है कंसेप्ट बहुत अच्छा होता है। ये मैं पीछे वीडियो अपलोड किया, उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि ऑलवेज अपना कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन से क्लियर करना चाहिए। किससे क्लियर करना चाहिए? क्वेश्चन से। तो मैं सोल्यूशन 34 के फर्स्ट पार्ट का दे रहा हूँ। जैसे ये एक सर्कल है और इस सर्कल पे एक ये ट्रायंगल AOB बना हुआ है, ठीक है कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OACB। सेक्टर क्या होता है? आर्क और उसके करेस्पॉन्डिंग जो रेडियाई होते हैं उनके बीच का जो रीजन होता है वो सेक्टर होता है। जैसे ये 2 पॉइंट सर्कल पे AB लिया, इसको ज्वाइन किया, ऐसे ये आर्क हुआ और इनको इनके एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया, तो ये वाला जो पूरा रीजन होगा इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। और ये जो सेक्टर का ये करेस्पॉन्डिंग आर्क का जो ये सेंटर से एंगल बनेगा, इसको हम बोलते हैं सेक्टर का एंगल या सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल ये हमको फाइंड करना है सेक्टर का। हमें ये जो सेक्टर OACB है इसका पेरीमीटर गिवन है और हमें इस सर्कल का रेडियस भी गिवन है। कितना है? 24। तो पहले में हमें इस सेक्टर का क्या फाइंड करना है? ये सेंट्रल एंगल। और सेकंड में हमको फाइंड करना है माइनर सेगमेंट ACB का एरिया। तो सेगमेंट हमने बताया था आर्क और कोई आर्क एंड करेस्पॉन्डिंग, सॉरी, कॉर्ड एंड करेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो रीजन होता है वो क्या बोला जाता है? सेगमेंट। तो ये हमारा कॉर्ड है, इसका करेस्पॉन्डिंग आर्क ये होगा, मीन्स इसके 2 एंड पॉइंट्स से ऐसे ये। तो कॉर्ड और इस आर्क के बीच का जो ये रीजन है ये हमारा क्या होगा? सेगमेंट। क्या होगा? सेगमेंट। सेगमेंट में भी माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो जो स्मॉलर वाला होगा उसको माइनर बोलेंगे, जो बड़ा वाला एरिया होगा उसको मेजर बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमको फाइंड करना है। तो सेंट्रल एंगल ऑफ AOB, देखिए हमको गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OACB, ये कितना दिया है? 73.12। देखो सेक्टर का पेरीमीटर होता क्या है? फॉर्मूला से आप देखो, सेक्टर का पेरीमीटर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई r, ठीक है। ये हो गया प्लस, देखिए OACB, ये तो हमारा ये जो आर्क है, अगर ये सेंटर से थीटा एंगल बना रहा है तो ये हमारा जो लेंथ, ये जो फॉर्मूला है ये हमारा इस आर्क को कैलकुलेट करेगा, यहाँ तक का लेंथ। और हमारे सेक्टर में ये OA भी है और यहाँ के बाद ये क्या है? OB भी है। तो OA प्लस OB, ये OA हमारा रेडियस है, OB भी हमारा क्या है? रेडियस है। तो इसमें क्या करना होगा? +2r। तो किसी भी सेक्टर का पेरीमीटर लिखने का हमारा ये फॉर्मूला होता है कि थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई r। तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा जो करेस्पॉन्डिंग आर्क है उसके लेंथ को ये बताता है, प्लस दोनों रेडियस ये और ये, तो +2r। ये वैल्यू हमारा कितना है? 73.12। अब हमको ये थीटा कैलकुलेट करना है, तो 360 डिग्री इंटू 2 पाई का वैल्यू कितना लेना है? 3.14। रेडियस हमारा कितना है? 24 प्लस 2 इंटू 24 इक्वल 73.12। ये देखिए 12 टू जा ये 30 हुआ, इस 2 से इसको डिवाइड किया 15 हुआ, ठीक है। ऊपर हमारा क्या बच रहा है? थीटा इंटू 3.14 अपॉन 15। ये मल्टीप्लाई होके 48 होगा, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 2 में से 0 जाएगा 2, 1 से 0 जाएगा 1, ये 3 है, इससे 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये इसको देगा 13 से 8 जाएगा 5, यहाँ 6 बचेगा 4 जाएगा 2। अब हमारा थीटा इंटू 3.14 ये किसके इक्वल होगा? ये 15 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 इंटू 15, तो थीटा इक्वल होगा 25.12 इंटू 15 अपॉन 3.14। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा? 8 टाइम्स में। कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 8 टाइम्स में। यहाँ हमारा 2 भी बचा है, क्या बचा है? 2, ये वाला 2 भी, तो यहाँ 2 भी रहेगा, ठीक है। यहाँ 2 भी रहेगा, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में डिवाइड होगा, 3.14 से इसको, फिर 2 से इसको 4,
4 और 15 मल्टीप्लाई होके 60, तो थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये जो हमारा सेंट्रल एंगल है, एंगल ओ ए या ए ओ बी इक्वल कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये हमारा पहले का हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, ये सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का आ गया। तो देखो ये हमारा ओ ए बी एक ट्रायंगल है, इसका वन एंगल 60 डिग्री का हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल का, जैसे ये साइड और ये साइड, ये दोनों रेडियस है, तो इनका लेंथ क्या है, इक्वल है। अगर इन दोनों के लेंथ इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका ये, तो अगर दोनों दो साइड अगर किसी ट्रायंगल के इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, मीन्स ये और ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 60 डिग्री। तो ये ट्रायंगल हमारा ओ ए बी कैसा ट्रायंगल होगा, कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कैसा, इक्विलेटरल। तो हम सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन दे रहे हैं कि इन ट्रायंगल ओ ए बी में एंगल ए ओ बी हमारा कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है। तो हेंस ट्रायंगल ओ ए बी इज क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल क्यों होगा, हमने बता दिया कि इसकी टू साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो वन एंगल अगर 60 हो गया तो रिमेनिंग टू भी क्या हो जाएंगे 60। अब हमको इस सेगमेंट ए सी बी का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड होगा, इसका इतना एरिया हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दें, माइनस। सेक्टर का एरिया मतलब ये पूरा एरिया सेक्टर का, इसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। देखिए आप इतना अगर आप लिख दिए तो स्टेप मार्किंग में आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए आपको मार्क्स मिलेगा क्योंकि आपने सही लिखा है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो ट्रायंगल ए ओ बी हमारा कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। थीटा हमारा कितना है 60, 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 3.14, और हमारा 3.14, और हमारा ये रेडियस कितना है 24 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस √3/4, √3 का वैल्यू कितना है 1.732 अपॉन में 4 साइड स्क्वायर। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या होगा, रेडियस ही होगा, तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये डिवाइड हुआ 6 हो गया, और ये आपका 3.14 इंटू 24 का स्क्वायर अपॉन में 6 माइनस 1.732 अपॉन 4 इंटू 24 का स्क्वायर। ये 24 स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 3.14 अपॉन में 6 माइनस 1.732 अपॉन में 4। ठीक है, अब इन दोनों में हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, कितना होगा 12 होगा। ये बाहर हमारा 24 का स्क्वायर रहेगा ही, तो 6 2 जा और 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 3 1 जा 3 5। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें से इसको हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये 0 है तो इससे ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 10 होगा, 10 से 6 जाएगा 4, 10 से ये 24 बाहर रहेगा, यहाँ बचेगा 10 से 6 जाएगा 4, फिर हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 7, 7 से 9 नहीं जाएगा तो ये देगा 17 से 9 जाएगा 8, फिर यहाँ 1 बचेगा, 1 से 1 जाएगा 0, और 6 से 5 जाएगा 1, तो यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ 1 होगा अपॉन में 12। ठीक है, ये 24 इंटू 24 लिखा जा सकता है, इंटू 1.084 अपॉन में 12, ये इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, 2 हो गया। अब इसका इसके में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 का इसमें, तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 9 कैरी होगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 और 9 ये हो जाएगा 41, 41 4 1, और 8 2 जा 16 और 1 17, तो ये 17 कैरी हो जाएगा। फिर आपका 24 0, तो 7
8 4 जा 32 और 9 9 41 41 1 4 8 2 जा 16 8 2 जा 16 और 4 20 2 0 1 तो 1 20 कैरी जो है 0 होगा, कैरी 2 होगा, फिर 24 1 जा 24 और 2 26 तो ये होगा इंटू 2 होगा, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 6 जा 12 2 1 जा 2 3 2 0 2 6 जा 12 2 2 जा 5 तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी जो होगा वो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमको फाइंड करना था। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये सेगमेंट वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेगमेंट का एरिया लिखना है तो हम क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से जो ट्रायंगल है उसके एरिया को क्या करना पड़ता है, माइनस। क्या करना होता है, माइनस। इस वाले क्वेश्चन में तो आपको थोड़ा सा इजी इसलिए हो गया कि ये हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया, तो हमने जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के कर लिया। कुछ ट्रायंगल जो होंगे वो इक्विलेटरल नहीं होंगे, तो वहां ट्रायंगल का एरिया हमको प्रॉपर कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे क्या दिया है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, और एक ये टावर है, ठीक है। इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो कितना दे रखा है, 9 मीटर, है ना। और 9 मीटर हाइट ऑफ अ बिल्डिंग है। इसके बिल्डिंग के टॉप से ये हमारा क्या है, टावर है। ये क्या है, टावर है। बिल्डिंग के टॉप से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया और हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल है वो कितना दे रखा है, ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। इस टावर के टॉप का बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर देखने पे लाइन साइड का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है। फिर क्या दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट। टावर का ये टॉप होगा और ये टावर का ये क्या होगा, फुट होगा। तो इस बिल्डिंग से टावर का जो फुट है, अगर टॉप से बॉटम को देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या है, 45 है। क्या है, 45 है। तो हमको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। हमको ये हाइट फाइंड करना है किसका, टावर का। ठीक है, ये मान लिया ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई है। ठीक है, हमको गिवन क्या क्या है, गिवन है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्या है, एंगल ई ए डी, ये कितना दिया है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितना दे रखा है, डी ए सी, एंगल डी ए सी कितना है, 45 डिग्री। हाइट ऑफ बिल्डिंग का हाइट कितना दे रखा है, 9 मीटर। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ जीएसटी, हाइट ऑफ टावर। फिर क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन, क्या क्या फाइंड करना है, बिल्डिंग एंड टावर, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। देखिए, मैंने आपके सामने क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को रीड नहीं किया, मैं रीड किया, क्वेश्चन मुझे समझ में आया, मैंने फिगर ड्रॉ किया और जो कुछ भी गिवन था वो हमने लिखा और जो फाइंड करना था वो हमने लिख दिया। अब हमको ये क्वेश्चन, इसका हमने अगर फिगर ड्रॉ कर लिया तो अब ये हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, ये कभी निकलेगा ही नहीं अगर हम प्रॉपर क्वेश्चन का रीड करके फिगर ड्रॉ कर लिए। अब हम मान लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ, क्योंकि भाई एच क्या है आपको ये लिखना होगा, हाइट ऑफ टावर इज एच, टावर एच, ठीक है, मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, बिल्डिंग और टावर का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मीटर। ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, एक्स मीटर। ठीक है, अब देखिए, हम अगर ट्रायंगल ए सी डी की बात करें तो जो ये होगा डिस्टेंस बी सी होगा वही हमारा क्या होगा, ए डी भी होगा। तो हम बात करें किसकी, ए सी डी की। अब देखिए, जो ए बी होगा वही हमारा क्या होगा, डी सी होगा, क्योंकि हमने यहाँ से इस पे क्या किया है, ऐसे परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इसको परपेंडिकुलर है, तो जो लेंथ ए बी होगा वही डी सी होगा। तो हम बात करें इन ट्रायंगल ए सी डी, किसमें, ए सी डी, इस एंगल 45 डिग्री के लिए ये हमारा डी सी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ए डी क्या होगा, बेस होगा। मैंने बताया है कि किसी भी एंगल के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और दूसरा क्या हो जाएगा, बेस।
केवल 90 डिग्री एंगल के लिए हमारा हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, बाकी रिमेनिंग 2 एंगल्स के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। तो क्या होते हैं? चेंज होते हैं। तो जो एंगल हम लेंगे उसके अपोजिट का परपेंडिकुलर और दूसरा बेस हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ACD हम tan 45 की बात करें तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। तो ये होगा DC अपॉन AD, DC अपॉन AD। tan 45 1 और DC को हम क्या लिख सकते हैं? DC को हम AB लिख सकते हैं और AD को हम क्या लिख सकते हैं? BC। तो यहाँ हम लिखेंगे DC इक्वल AB और AD इक्वल BC। ठीक है। AB का वैल्यू कितना है? हाइट ऑफ बिल्डिंग 9 है, BC हमको फाइंड करना है x है, तो ये x जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल हमको क्या मिल जाएगा? 9 मीटर। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर ये कितना हो जाएगा? 9 मीटर। ये हमको फाइंड करना था। ठीक है। दूसरा हमको क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द टावर। देखिए यहाँ से यहाँ 9 है तो ये हमारा 9 हो जाएगा और ये वाली जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी h माइनस 9। इस पूरे h में से ये 9 माइनस करेंगे तो ये ED हमको मिलेगा जो कि क्या मिलेगा? h माइनस 9। तो हम बात करें इन ट्रायंगल AED की बात करें तो tan 60 डिग्री, क्या? tan 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए ये ED परपेंडिकुलर होगा और AD क्या होगा? बेस होगा। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। केवल हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल का चेंज नहीं होता एंगल के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो tan 60 इक्वल क्या होगा? ED अपॉन AD, ED अपॉन AD। तो tan 60 ED को हम क्या लिख सकते हैं? ED को हम लिख सकते हैं EC माइनस DC अपॉन AD। ठीक है। tan 60 हमारा क्या होगा? √3 होगा। क्या होगा? √3। EC हमारा क्या है? टावर का हाइट जो कि h है और DC हमारा क्या है? 9 है। क्या है? 9 है अपॉन AD हमारा क्या होगा? BC के इक्वल होगा। तो यहाँ हम AD को लिख सकते हैं BC। ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे AD इक्वल BC। ठीक है। तो BC का वैल्यू हमको क्या दिया है? x और वो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है? 9। ठीक है। तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 9√3 इक्वल h माइनस 9। पूरे राइट को लेफ्ट में लेंगे, पूरे लेफ्ट को राइट में। तो h इक्वल क्या होगा? 9√3 प्लस 9। ये 9 हम कॉमन ले लेते हैं, √3 प्लस 1 बचेगा और √3 का वैल्यू हमको क्या लेना है? 1.732। तो 9√3 का 1.732 प्लस 1। ठीक है। ये 1 प्लस होके कितना हो जाएगा? 2.732। मल्टीप्लाई करते हैं 9 का इसमें, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 और 2 1, 27 और 1 28, 8 कैरी 2, 9 7 जा 63 और 2 65, 5 कैरी 6, 9 2 जा 18, 18 और 6 24, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28, 8 कैरी 2, 9 7 जा 63 और 2 65, 5 कैरी 9 2 जा 18 और 6 24। तो ये हमारा हाइट जो है, हाइट ऑफ टावर HIGH हाइट ऑफ टावर जो होगा वो 24.588 मीटर, या इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे हम तो ये 25 भी लिखा जा सकता है। ठीक है। तो मैं इसका डेसिमल में ही लिख रहा हूँ। अब देखो इसी का, तो ये क्वेश्चन देखने के लिए बड़ा था लेकिन आपके सामने मैंने इसका सोल्यूशन दिया। तो क्वेश्चन है आसान, केवल हमको इसका स्टेटमेंट रीड करके करना क्या है कि इसका फिगर ड्रॉ कर लेना है। अगर हमने सही से फिगर ड्रॉ कर लिया तो फिर बाकी चीजें तो हम कर लेंगे। बाकी हमको इतना बस समझ में आना चाहिए कि कौन सा ट्रायंगल लें और किस ट्रायंगल में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करें कि हमको जो चाहिए वो मिल जाए। ठीक है। ये देखो, ये है क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, उसकी हाइट 75 मीटर है, वहां से एक ऑब्जर्वर सी में, समुद्र में देख रहा है तो 2 शिप हैं एक दूसरे के पीछे हैं, तो उन शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री मिल रहा है। तो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चंस हो गया। अब ये देखिए, एक ये लाइट हाउस है। ठीक है। चीजों को रीड करना, देखिए ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान होता है, बस इसमें थोड़ा सा समझने की बात होती है। समझिए, ये हमारा लाइट हाउस है और सी में, समुद्र में एक शिप यहाँ है और एक शिप यहाँ है। गिवन है कि एक दूसरे के पीछे हैं, तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है। ये लाइट हाउस का टॉप है, ये लाइट हाउस का टॉप है। यहाँ से
इसको देखा जा रहा है और यहाँ से इस सिप को देखा जा रहा है। तो इनका आपको क्या गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल से लिया जाता है। ये इस वाले सिप के लिए लाइन ऑफ साइट है और ये वाला इस सिप के लिए। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? तो आप देखो कि ये एंगल जैसे ही ये दूरी पे होगा, ठीक है, तो हम जब भी देखेंगे तो ये वाला एंगल हमको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये हमारा 30 होगा और ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, दूर खड़ा रहेगा, ऊपर से हम उसको जब देखेंगे तो डिप्रेशन का एंगल कम बनेगा। जैसे जैसे पास आएगा ये इस वाले सिप को हम जब देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को ए ले लें, इसको बी ले लें, ये सी ले लें, ये डी ले लें। हर एक चीज को रटना नहीं है। ठीक है, क्या करना है, रटना नहीं है। हमको गिवन क्या है, गिवन है हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना दिया है, लाइट हाउस जो गिवन है वो दे रखा है 75 मीटर। ये कितना दे रखा है, 75 मीटर, 75 मीटर। तो हमको फाइंड क्या करना है, ट्रायंगल, ये डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन सिप, ये हमको फाइंड करना है। तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन सिप इज x मीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, x। ये हमको फाइंड करना है। तो ये कैसे आएगा, अब आपके पास ये फिगर है, हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल ए बी डी है। इन्हीं दोनों के हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फाइंड। तो देखो ए बी सी का ये एंगल, तो अब इस एंगल्स को ए बी सी के एंगल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, तो ये पूरा जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर ये एंगल आपको 45 है, ये एंगल, तो हम एंगल, अगर यहाँ पे एक पॉइंट हम ई ले लें, तो हम अगर एंगल बी ए सी की बात करें तो एंगल बी ए सी इक्वल क्या होगा, ये एंगल हमको कैसे मिलेगा, जब हम एंगल बी ए ई, बी ए ई इस पूरे में से हम किसको माइनस कर दें, एंगल सी ए ई को। ये एंगल हमको तब पता चलेगा जब हम इस पूरे बी ए ई में से किसको माइनस करते हैं, सी ए ई को। तो माइनस एंगल सी ए ई, बी ए ई हमारा कितना है, 90 डिग्री, और सी ए ई कितना है, 45। तो ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो एंगल बी ए सी हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें ट्रायंगल किसकी, बी ए डी की, तो हम ये एंगल अगर हमको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड होगा, एंगल बी ए डी। तो बी ए डी को फाइंड करना है तो हम पहले बी ए ई इस पूरे एंगल में से हम किसको माइनस कर दें, सॉरी ये 30 माइनस होगा ना, सी ए ई हमारा कितना है, सी ए ई 45 है। ठीक है, 45। अब हम बी ए डी के लिए एंगल बी ए ई माइनस, हमको ये बी ए डी फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो बी ए ई, ये पूरे एंगल में से हम किसको माइनस करेंगे, इसको, किसको माइनस करेंगे, इस एंगल को। तो ये कौन सा एंगल होगा, डी ए ई, डी ए ई। तो 90 माइनस 30, ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इन ट्रायंगल किसकी बात करें, ए बी सी में, किसकी बात करें, ए बी सी की। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में ये वाला एंगल हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, 45 डिग्री, और ये वाला एंगल हमने कितना कैलकुलेट कर लिया है, 60 डिग्री। ठीक है, ए बी सी में tan 45 डिग्री, tan 45, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, बी सी अपॉन ए बी हमारा क्या होगा, बेस होगा। 45 1 होता है, बी सी फाइंड कर लेंगे, ए बी हमारा कितना है, 75। तो बी सी हमारा कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, बी सी, ये लेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना, 75। अब हमको बात हम कर लें इन ट्रायंगल इस बड़े वाले में, ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में ये एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री, मतलब ये एंगल 60 है। तो हम tan 60 की बात करें तो इस 60 के लिए बी डी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी डी, और ये ए बी हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, बी डी को हम क्या लिखेंगे, इस बी डी को बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, ठीक है, अपॉन में ए बी। ठीक, tan 60 का वैल्यू √3,
BC हमने कैलकुलेट किया है कितना 75। CD हमारा क्या है डिस्टेंस बिटवीन शिप, इसको हमने x एज्यूम किया है। AB हमारा क्या है हाइट ऑफ टावर जो कि कितना गिवन है 75, कितना 75। ये 75 इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 प्लस x, ठीक है। तो हम पूरे पूरे राइट को लेफ्ट में कर लें और पूरे पूरे लेफ्ट को राइट में, ठीक है। तो x इक्वल क्या होगा 75√3 माइनस माइनस कितना 75। तो x इक्वल 75 माइनस होगा √3 माइनस 1 बचेगा 75। √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1, ये आ जाएगा 75.732, कितना हो जाएगा 0.732। अब हम इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 54.9 समथिंग आएगा। तो हम इसको 54.9 लिखेंगे। अगर हम इसको लिखना चाहें राउंड ऑफ कर दें तो ये 59 हो जाएगा, या तो हम इसी पे अपना आंसर दे देंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन तो है नहीं, हम एक्यूरेट वैल्यू लिख देंगे 54.9। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन इस ऐसे सॉल्व होता है। अब आपको लगा कि क्वेश्चन बड़ा है या कुछ भी है, लेकिन सोल्यूशन तो आसान है ना। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आपको कंसेप्ट सीखना है, न कि क्वेश्चन को रटना है। क्वेश्चन का कंसेप्ट आप पकड़ लोगे तो कैसा भी क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर लोगे। ओके गाइस, थैंक यू।